फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसे देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पिछले जो चैप्टर्स थे उनमें आपने ग्लोब के बारे में तो पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। तो ग्लोब में जो अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए ग्लोब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन यदि हम पृथ्वी में केवल किसी एक भाग जैसे किसी देश के बारे में, किसी राज्य के बारे में, जिले या शहर या फिर किसी गांव के बारे में जानना चाहें तो हम क्या करेंगे? तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो ग्लोब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता। उस टाइम पे हमको मानचित्र यानी कि मैप की ज़रूरत पड़ती है और हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मानचित्र क्या होता है। मानचित्र जो होता है वो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है, ठीक है। और एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पे जो चित्र खींचा गया है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना बहुत ही असंभव है। ऐसे में मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को, एक कुछ तथ्यों को दर्शाता है, ठीक है। और दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक क्या बन जाता है? एटलस बन जाता है। एटलस का मतलब कि मानचित्र की एक किताब, ठीक है, एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को हम नीचे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टडी करने के लिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है मानचित्र है, ग्लोब है, एटलस है, ये आपके पास होना ही चाहिए। तो आगे देखते हैं कि कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं। सबसे पहले देखें कि भौतिक मानचित्र क्या होता है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, ये सारे इनको दर्शाने वाले मानचित्रों को हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं, ठीक है। तो भौतिक मानचित्र याद रखना। इसके बाद राजनीतिक मानचित्र। तो यहाँ पे हम देखें कि राज्यों, नगरों, शहरों या गांवों, ठीक है, और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। इसके बाद अगर देखें तो तीसरा टाइप क्या है मानचित्र का? वो है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। तो इस प्रकार के मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। अब इनके 3 घटक कौन कौन से हैं? मानचित्र मतलब मैप के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देखिए, दिशा, दूरी और सिंबल्स यानी कि प्रतीक, 3 इनके घटक होते हैं। तो हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस की यानी कि दूरी की। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उनके एक भाग को छोटा कर, ठीक है, छोटा करके कागज के एक पन्ने में दर्शाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी एकदम रियल रहे, ठीक है, वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करे। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना क्या है? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का क्या होता है? अनुपात होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए कि आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेमी, ठीक है, की दूरी में व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेमी स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेमी बराबर 5 सेमी, ठीक है। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं।
यहाँ पे आओ कुछ करके सीखें। इसको देखिएगा आप। आगे देखते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीप है, देश है, इनको कागज पर दिखाना होता है तब हम क्या करते हैं, छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। और जब किसी छोटी चीज को दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। इसके बाद में उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मानचित्र में 5 सेमी, ठीक है, स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, यानी कि इसको हम छोटे पैमाने का मानचित्र कहते हैं। अब देखें कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपके गांव या शहर को कागज पे दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि स्थल पर 500 मीटर है की दूरी को मानचित्र में 5 सेमी दर्शाया जाता है। इस प्रकार के जो मानचित्रों को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर भी दे रखा है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो दूसरा घटक है हमारा वो है दिशा। ठीक है, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, ऊ और दा के बारे में। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे क्या कहते हैं, उत्तर रेखा कहते हैं। अब जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाएं, ठीक है, जैसे कि पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। अब चित्र नंबर 4.2, ठीक है, 4.2 में क्या दिखाया है, इन्होंने यही दिखाया है, प्रधान दिग्बिंदु दिखाया है और इसके बाद में नीचे दिखाया है दिक्सूचक। तो देखें कि इसमें 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं, जैसे मैप में आप देख लो, ये है आपका उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो बीच की 4 दिशाएं हैं, जैसे उत्तर पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, तो इन बीच वाली दिशाओं की मदद से ही किसी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। निम्न दिशाओं का पता लगाइए, जैसे विकास के घर के सामुदायिक केंद्र का खेल के मैदान की दूरी कितनी है और दुकानों से विद्यालय की दिशा कैसी है। ये मैप जो है, ये जो चार्ट दिया है, इसके थ्रू इसको करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, उसका पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय जो सुई होती है उसकी दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण में बनी रहती है। आप मैप में देख लीजिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है सिंबल्स, यानी कि प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों, जैसे कि भवन है, सड़कें हैं, पुल हैं, वृक्ष हैं और रेलवे हैं, रेल की पटरियां हैं, कुओं को दिखाना, ये सारी चीज़ें क्या है ना कि संभव नहीं होती है। इसलिए क्या होता है कि वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके सजाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप क्या करोगे, तब आप मैप की सहायता से जो सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, उन्हीं के थ्रू आप चीज़ों को सर्च करोगे और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकोगे। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। ये जो सिंबल्स हैं, जैसे बड़ी रेलवे लाइन है उसके लिए ये वाला है, रेलवे लाइन है उसके लिए ये सिंबल है, मीटर लाइन है उसके लिए ये है, रेलवे स्टेशन के लिए RS करके है। ठीक है ना, और पक्की सड़क ये है, कच्ची सड़क ये है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, फिर राज्य की सीमा, जिले की सीमा, ये है नदी का सिंबल, ये है कुएं का। इसी प्रकार से
ये सारे सिंबल्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये क्या है? रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। रूढ़ प्रतीक चित्र नंबर 4.3 में दर्शाए गए हैं, ठीक है ना, तो जिसके बारे में हमने अभी बात करी है। ये है रूढ़ प्रतीक। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए कि नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब रेखा चित्र का एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष में दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन रास्ते की जानकारी है नहीं आपको, तो आपका मित्र घर बताने के लिए एक कच्चा आरेखण होता है वो बना सकता है, ठीक है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना किसी पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है तथा हम इसको क्या कहते हैं? रेखा चित्र, मानचित्र, ठीक है ना। अब बात करते हैं खाके की कि खाका क्या होता है। तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है, ठीक है ना। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, इसे हम खाका कहते हैं। एक बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई या फिर चौड़ाई हो गई, है ना, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? खाका कहते हैं, ठीक है। आते हैं अभ्यास पे। तो यहाँ पे ये प्रश्न दिए हुए हैं शॉर्ट वाले। तो पहला प्रश्न है मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? आपने अगर सही से पढ़ा होगा, सही से सुना होगा तो आप बता लोगे। दिशा, दूरी और सिंबल्स यानी कि प्रतीक। प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से होते हैं? तो इसमें 4 दिग बिंदु बताने हैं आपको। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हो? तो पैमाना क्या है इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। फिर ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं बताइए? क्योंकि ग्लोब को हम हर जगह ले जा सकते हैं, बट क्या है कि पर्टिकुलर अगर किसी देश को देखना है, किसी जिले को देखना है तो आप मैप की सहायता से ही देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे ग्लोब इंपॉर्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है कि मानचित्र एवं खाका में अंतर समझाइए। तो खाका अलग बात है और मानचित्र अलग बात है। बेसिक अंतर आप समझ पा रहे होंगे। फिर है कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? सिंबल्स जो होते हैं, तो इन्हें आपको शॉर्ट में देखिए। क्या होता है कि हम मेंस आंसर राइटिंग करते नहीं हैं और आने वाले टाइम में हम प्रीलिम्स का ही पढ़ते रह जाते हैं। कभी हम घटना चक्र से पढ़ते रहते हैं, कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते रहते हैं और हम कहते हैं कि हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे एनसीईआरटीज़ के थ्रू क्वेश्चन हैं जिसमें 25-25 शब्दों में, 100-100 शब्दों में, 20-20 शब्दों में अपने आंसर्स को देने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। आपको टास्क वैसे भी डेली बेसिस पे मिल रहा है। कुछ दिनों से मैं इधर क्वेश्चन नहीं डाल रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि डेली टारगेट का जो टेस्ट है उसको हफ्ते में एक बार अपलोड किया जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चंस को लेके हम इधर बार बार अपलोड क्या करें, ठीक है। तो आप लोग उस टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करिए और इधर जो है एनसीईआरटी के थ्रू आप अपना आंसर भी लिखते रहिए। तो इससे आपको लिखने की एक आदत पैदा होगी और आपको मेंस में भी हैबिचुअल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम देखें कि हमारा जो टिक करने वाला है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन से हैं? अगर पूछे कि जो वृक्ष होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो उसको कौन दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीमेटिक मानचित्र है इसमें हम क्या क्या देख लेते हैं। थीमेटिक मानचित्र में हम सड़क का मानचित्र, वर्षा, वन, उद्योग, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है ना। यदि हम बात करें कि भौतिक मानचित्र में हम क्या क्या देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं उच्चावच क्या, मैदान, पठार, पर्वत, नदियाँ, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, महासागर देख लेते हैं। बाकी राजनीति का तो आपको पता ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? ऑफ कोर्स पानी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न अगर हम देखें कि दिक्सूचक का यूज क्यों किया जाता है, तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर देखिए कि पैमाना क्यों आवश्यक है, ठीक है। पैमाना क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर है मानचित्र के लिए।
ठीक है प्रश्न दोस्तों, तो यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और चौथा चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कल देखेंगे। जैसे जैसे हमारी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होती जाएगी हमें पढ़ने में और अच्छा लगेगा। आप लोग टास्क के अकॉर्डिंग जो है अपना पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आने पे इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।